नमस्कार दोस्तों, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं आज ध्वनि की, साउंड की। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे कि कोई व्यक्ति अपने को आवाज़ देता है, तो आवाज़ देने पे या कोई इंस्ट्रूमेंट है जब उससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वो ध्वनि तरंगे हैं वो कंपन करती हैं और कंपन करके कहाँ तक आती हैं, अपने कान तक पहुँचती हैं। जब वो अपने कान तक पहुंचती हैं तो कान का जो पर्दा होता है उस पर्दे पे कंपन होता है। कंपन होने की वजह से अपना मस्तिष्क है वो उस ध्वनि तरंग की पहचान करता है और पहचान करने पे अपने को पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ये किस इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि है, किस व्यक्ति की ध्वनि है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन पहचान पाते हैं। तो मैंने बात की कि ध्वनि तरंगों के अंदर कंपन होता है। तो ध्वनि क्या होती हैं? एक प्रकार की तरंग होती हैं, वेव्स होती हैं। अब बात करें अपन प्रकाश की कि प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की तरंगे हैं। पर प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, किसी माध्यम की ज़रूरी नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या प्रकाश तरंगे होती हैं वो क्या है, निर्वात में भी गति कर सकती हैं। परंतु ध्वनि तरंगों की बात करें, ध्वनि तरंगे क्या हैं, एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं और यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की ज़रूरी होती है। बिना मीडियम के ये क्या है, गति नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन सबसे पहले कि ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक रस्सी पकड़ रखी है। यहाँ पे एक रस्सी पकड़ रखी है। इस रस्सी पे ये व्यक्ति क्या करता है, एक बार यहाँ पे झटका देता है और झटका देने के बाद क्या है, इस रस्सी के अंदर एक कंपन होता है, विक्षोभ होता है और उस विक्षोभ से क्या है, यहाँ पे ये कंपन है, ये आगे की तरफ गति करता है। आगे की तरफ गति करता है मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो कंपन है, ये जो इसकी गति है विक्षोभ की, ये कहाँ पे पहुँच जाती है, इस पॉइंट पे पहुँच जाती है। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद क्या होती है, यहाँ से रिवर्स गति स्टार्ट होती है। ये मान सकते हो आप, स्लो मोशन का वीडियो है ये। यहाँ से रिवर्स गति स्टार्ट होती है और ये कंपन वापस कहाँ तक पहुँच जाता है, गति करते हुए इस व्यक्ति तक पहुँच जाता है। अगर ये व्यक्ति इस रस्सी में ऐसे बार बार झटका दे तो बार बार झटका देने पर क्या होता है, एक इस तरह की यहाँ पे वेव उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो वेव है इसी को क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है। कि किसी माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न कंपन को ही क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है, वेव बोला जाता है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये क्या है, एक तालाब है। इस तालाब के अंदर इस व्यक्ति ने यहाँ पे एक पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने पे क्या होते हैं, पत्थर फेंकने पे यहाँ पे क्या है, विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ से क्या है, यहाँ पे लहरें उत्पन्न होती हैं और वो लहरों में जो कंपन है वो कहाँ पे है, किनारों की साइड बढ़ता हुआ अपने को प्रतीत होता है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो माध्यम है, क्या माध्यम के कण यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं? क्या ये जल के जो कण थे वो यहाँ इस मेन पॉइंट जहाँ से पत्थर फेंका था वहाँ से लेके किनारे पर पहुँच गए? नहीं। कणों के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी मूल अवस्था के अंदर ही विस्थापन हुआ है। मूल अवस्था में विस्थापन होने के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो कंपन है, जो वेव्स हैं, वेव्स क्या करती हैं, यहाँ पे किनारों की साइड गति करती हैं। परंतु ये जो कण है, कण क्या है, स्थायी हैं, द्रव के कण। यहाँ पे भी क्या है, रस्सी के कण स्थायी हैं, मूल अवस्था में है, परंतु रस्सी में जो कंपन है वो क्या है, आगे की साइड गति करता है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या है, वेव्स बनती हैं। आगे अपन बात करें, सेकंड अपने पास एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग के मैंने क्या है, m द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया। ठीक है, और जहाँ पे m द्रव्यमान का मैंने पिंड लटकाया है वो क्या है, इसकी माध्य अवस्था है, उसके अंदर अभी कोई कंपन नहीं है, सामान्य अवस्था में है। उसके बाद मैंने इस स्प्रिंग को खींचा नीचे की साइड और नीचे की साइड खींचने के बाद मैंने इस स्प्रिंग को वापस छोड़ दिया। अब वापस छोड़ दिया तो जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक बार
ऊपर की साइड जाएगी, और ऊपर की साइड जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, संपीड़न होगा इस स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और संपीड़न होने के बाद ये स्प्रिंग क्या करना चाहेगी, अपनी माध्य अवस्था के अंदर वापस आना चाहेगी। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि स्प्रिंग की जो कंडीशन है वो क्या होगी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि स्प्रिंग की जो कंडीशन है वो क्या होगी, एक बार संपीड़ित होगी और एक बार क्या होगी, उसके अंदर संपीड़न कम होगा। तो उस अवस्था को अपन बोलेंगे विरलन अवस्था, और जहाँ पे संपीड़ित है उसको बोलेंगे संपीड़न अवस्था। ठीक है, तो इसमें अपन एक चीज देखते हैं, यहां से अपने पास सबसे पहले अपन तरंग की डेफिनेशन देखते हैं। तरंग क्या है, ये एक प्रकार का विक्षोभ है। मैंने यहाँ पे बात की थी कि इस रस्सी के अंदर ये व्यक्ति है, जब इसको झटका देता है तो क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसे ही क्या होता है, ये पानी के अंदर पत्थर फेंकता है तो यहाँ पे क्या है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इस स्प्रिंग को अपन नीचे की साइड खींच के वापस छोड़ते हैं तो भी क्या है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो मैंने यहाँ पे बात की कि तरंग ये एक प्रकार का विक्षोभ डिस्टर्बेंस है जो किसी निकाय माध्यम की साम्य अवस्था में विचलन उत्पन्न करता है। इक्विलिब्रियम अवस्था होती है, उसके अंदर क्या होता है, विचलन होता है। आगे सेकंड पॉइंट की बात करें, तरंग अपनी गति के दौरान ऊर्जा व संवेग का भी वहन करती है। इस पॉइंट को अपन कैसे क्लियर करेंगे, भाई कोई तरंग है और ये अपना कान है, अपने कान तक पहुंचती है तो तरंग के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा की वजह से कान का जो पर्दा होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपन होता है। तो अपन मान सकते हैं तरंग अपनी गति के दौरान ऊर्जा व संवेग का भी वहन करती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। यहाँ पे बात की अपन ने कि व्यक्ति इसको झटका देता है, तो झटका देने पे जो ये माध्यम के कण हैं, इस रस्सी के कण हैं, वो क्या है, अपनी इर्द गिर्द अवस्था में ही गति करते हैं। ऐसे ही इस तालाब के अंदर जब पत्थर फेंका था तो ये जल के जो कण हैं वो क्या है, अपने इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। माध्यम के कण अपने इर्द गिर्द कंपन करते हैं, हालांकि इनमें स्थायी विस्थापन नहीं होता है, ये अपनी मूल अवस्था पर ही रहते हैं माध्यम के कण। किसी एक माध्यम में तरंग की चाल नियत बनी रहती है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तबला बज रहा है, एक कार के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, और एक कोई अपने को व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है। ठीक है, तीनों सोर्स क्या हैं, तीनों सोर्स अलग अलग हैं, परंतु माध्यम क्या है, वायु है। अपन ने मान लिया कि टेम्परेचर भी वहाँ पे समान है, क्योंकि ध्वनि तरंगें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि बारिश के टाइम में या सर्दियों के टाइम में अपने को रेल की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे जाती है, परंतु गर्मियों में नहीं सुनाई देती। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक समय के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, नियत है, मतलब कि माध्यम क्या है, समान है। तो तबले की आवाज़ हो, चाहे कार की आवाज़ हो, चाहे व्यक्ति की आवाज़ हो, उस सेम मीडियम के अंदर उनकी चाल क्या होती है, वो समान चाल से अपने कान तक पहुँचेगी। तो उनकी चाल क्या है, नियत बनी रहती है। चाहे वो तबले की आवाज़ हो, कार की आवाज़ हो, व्यक्ति की आवाज़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बात करें, तरंग संचरण के लिए माध्यम प्रत्यास्थ हो तथा इसमें जड़त्व भी होता है। मैंने यहाँ पे बताया था स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल में कि इस स्प्रिंग को नीचे ला के वापस ऊपर छोड़ते हैं तो यहाँ पे कौन से नियम को फॉलो करती है, जड़त्व के नियम को फॉलो करती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ साम्य अवस्था में है तो वह वापस किस में आना चाहेगी, साम्य अवस्था में ही आना चाहेगी। तो ये जड़त्व के नियम को फॉलो करती है। माध्यम का घनत्व क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। माध्यम के घनत्व की बात करें तो मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था कि सर्दियों के दिनों में अपने को ट्रेन की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है, परंतु गर्मियों में नहीं सुनाई देती। क्यों भाई, क्योंकि सर्दियों के दिनों में क्या है, मौसम हो जाता है आर्द्र, नमी आ जाती है मौसम के अंदर, और उस नमी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाएगा तो ध्वनि की चाल है वो क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल इंक्रीज हो जाएगी, और अपने कान तक वो ध्वनि क्या है, जल्दी पहुँच पाएगी। इसलिए मीडियम की डेंसिटी पर भी क्या है, ध्वनि तरंगें निर्भर करती हैं। माध्यम के कणों में घर्षण फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर घर्षण कम है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात करने वाले हैं अपन तरंगों के वर्गीकरण की। मैंने सबसे पहले आपको बताया था
कि प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की तरंग है, और ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की तरंग है। परंतु प्रकाश तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और यांत्रिक तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, वो होती हैं मैकेनिकल वेव्स। अब बात करें सबसे पहले प्रकाश तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। ये माध्यम के निर्वात वैक्यूम में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रकाश है वो वैक्यूम में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे एक्स रे हो गई, प्रकाश किरणें हो गई, यूवी रे हो गई और अवरक्त किरणें हो गई। ये सारी की सारी कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों की बात करें, मैकेनिकल वेव्स की बात करें, तो ये केवल किसी माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके लिए माध्यम होना जरूरी है। जैसे ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे कहाँ पे हैं, ठोस के अंदर, वायु के अंदर, गैस के अंदर ही ये प्रसारित होती हैं। इनको माध्यम की जरूरी होती है। आगे बात करें अपन सेकंड नंबर पे, तरंग की गति व माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गई अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी कौन सी हो गई, अनुदैर्ध्य तरंगे। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। यहां पे अपन ने बात की थी कि ये व्यक्ति है, इस रस्सी को जोर से झटका देता है, झटका देने पे यहां पे क्या होता है, ये तरंगे हैं, ये उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले यहां पे बात करता हूं कि माध्यम के कणों की। तो माध्यम के ये कण हैं, ये रस्सी के कण हैं, ये किस तरीके से गति करते हैं, ये एक बार ऊपर जाती है रस्सी, एक बार नीचे जाती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार रस्सी क्या है, मूल अवस्था से नीचे आती है। तो माध्यम के कण क्या है, अपने इर्द गिर्द कंपन करते हैं, मतलब कि एक बार क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे जाते हैं। अब ये बताओ कि कंपन की डायरेक्शन किस साइड है, तो कंपन किस साइड गति कर रहे हैं। आपने देखा कि कंपन यहाँ से यहाँ पहुँचा, आगे पहुँचा और यहाँ से यहाँ पहुँचा। जब ये इस पॉइंट पे पहुँच गया तो कंपन ने क्या है, वापिस इसी पथ पे गति करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि माध्यम के कणों के कंपन है वो क्या है, माध्यम के कण क्या है, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, और ये क्या है, गति आगे की साइड हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि माध्यम के कण यहाँ पे कैसी गति कर रहे हैं, माध्यम के कणों के साथ जो तरंग की गति है वो क्या है, लंबवत है। और जहाँ पे लंबवत होती है उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। माध्यम के कणों में कंपन व तरंग की गति एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेकंड एग्जाम्पल की भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, जब तालाब में पत्थर फेंकता है, तो ये बताओ कि आप मेरे को, ये जो जल है, जल कैसे गति करेगा, जल ऊपर नीचे गति करेगा, है ना, कभी बाहर की साइड आएगा ये जल, कभी अंदर की साइड जाएगा, ठीक है। तो जल की गति क्या है, ऊपर नीचे है, जबकि तरंग की गति किस साइड है, इस साइड है। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि जल है वो तो ऊपर नीचे गति कर रहा है और तरंग किस साइड गति कर रही है, इसके परपेंडिकुलर गति कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी तरंगे हुई, अनुप्रस्थ तरंगे हुई। आगे सेकंड अपन बात करें कि अनुदैर्ध्य तरंगे, ये क्या होती हैं। यहां पे अपन सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं स्प्रिंग वाले की। स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल में देखो भाई, इस स्प्रिंग में अपन ने क्या किया था, इस एम द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से खींच के और अपन ने छोड़ा था। तो छोड़ने के बाद जो स्प्रिंग की अवस्था हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, कुछ जगह से संपीड़न और कुछ जगह से क्या हो गया था, विलयन हो गया था, मध्य अवस्था में आने की स्प्रिंग ने कोशिश की थी। तो कोशिश करने की वजह से यहाँ पे क्या बना था भाई, अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कणों की गति किस साइड है, इस साइड है, और स्प्रिंग की गति भी किस साइड है, स्प्रिंग भी ऊपर नीचे गति कर रही है, मतलब एक दूसरे के क्या हो रही है, अनुदिश गति हो रही है। तो माध्यम के कण और कंपन के मध्य जो गति है वो क्या है, एक दूसरे के अनुदिश है। और जहाँ पे अनुदिश गति होती है उसी को क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, संपीड़न और विदलन की, संपीड़न होता है और विदलन होता है। तो माध्यम के कणों में कंपन व तरंग की गति एक दूसरे के क्या होती है, अनुदिश होती है, उसे क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग। तरंगों के अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए। पहला तो कौन सा हो गया, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर मैंने दो प्रकार की बताई थी, कौन सी, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे होती हैं जिनको माध्यम की जरूरी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे होती हैं जो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। फिर सेकंड नंबर पे अपन ने बात की थी तरंग गति व माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे।
तो इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। पहला तो क्या है, तालाब में पत्थर फेंकने वाला और रस्सी की जो गति बताई थी वो गति। तो वो क्या है, माध्यम के कण व तरंग के कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं, वहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। वो कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे। और जिसमें एक दूसरे के अनुदिश होती हैं वो कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडल वेव्स हो गई, अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। आगे बात करें अपन अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल की बात करें, रस्सी में उत्पन्न तरंगे हो गई और जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी हो गई, वायु में जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आगे बात करें वायु में गैस उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि ठोस व द्रवों में ये ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अगला अपने पास है ऊर्जा के संचरण के आधार पे तरंगे। तो ऊर्जा संचरण के आधार पे तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगों की बात करें तो ये माध्यम में ऊर्जा संचरित करती हैं। ऊर्जा संचरित कैसे करती हैं, जैसे ध्वनि तरंगों की बात कर दें तो ध्वनि तरंगे होती हैं, उसके अंदर क्या होती है भाई, ऊर्जा होती है। और वही ऊर्जा कहाँ तक पहुँचती है, अपने कान तक पहुँचती है, कान के पर्दे के अंदर कंपन पैदा करती है और वो वस्तु है जिससे ध्वनि आ रही है, अपन पहचान पाते हैं कि किस वस्तु से कौन सी ध्वनि आ रही है। प्रकाश तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगे भी क्या है, ऊर्जा पैदा करती हैं। अगर प्रकाश के अंदर किसी वस्तु को रखा जाए तो कुछ देर के बाद वो वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंगे भी क्या है, ऊर्जा तरंगे हैं। तो माध्यम में ऊर्जा संचरित करने वाली तरंगों को क्या बोला जाता है, प्रगामी तरंगे बोला जाता है। अप्रगामी तरंगे कौन सी होती हैं, माध्यम में ऊर्जा का संचरण नहीं करती। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दो सिरों के बीच में क्या है, एक तार बांध दिया और तार या रस्सी के अंदर अगर अपन तरंगे उत्पन्न करते हैं तो वो क्या है, अप्रगामी तरंगे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो वे तरंगे जिसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, अप्रगामी तरंगे बोला जाता है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगों में आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं की ध्वनि तरंगे अलग अलग क्यों होती हैं और किस तरीके से अपन ध्वनि तरंगों की पहचान कर पाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।